रेखा गांव में रहने वाली एक साधारण सी एक औरत थी। रेखा ने एक गाय भी पाल रखी थी, जिसे वो गाय का दूध निकालती थी और फिर उस दूध से खोया भी बनाकर लोगों को बेचा करती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रेखा खोया बना रही होती है, तभी वहाँ रेखा का बेटा सुनील आता है। माँ, मेरी शहर में नौकरी लग गई है, ठीक ठाक पैसे भी मिल रहे हैं वहाँ पर। देख सुनील, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना, भगवान पर भरोसा रख। भगवान सब देख रहे हैं, वो कभी भी तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। और देख, सब ठीक हो गया ना। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। अब तो तेरी नौकरी भी लग गई है, तो अब मैं तेरी शादी करवा कर ही मानूंगी। माँ, क्या है आपको? आपकी सुई हमेशा घूम फिर के मेरी शादी पर क्यों आ जाती है? अरे मुझे अभी शादी नहीं करनी, क्यों आप मेरी शादी करवा रही हो? बस अपने बारे में ही सोच तू, यहाँ तेरी माँ भी है, माँ के लिए तो तू कभी सोचो ही मत। अरे शादी लायक हो गया है तू, तेरी उम्र बढ़ रही है, तुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे तो पड़ता है ना। अभी अच्छी लड़की मिल भी जाएगी, लेकिन एक बार उम्र ढल गई तो बैठा रहियो फिर। माँ क्या? अरे माँ तेरा कोई बुरा थोड़ी ना चाहती है, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि तू अपनी जिंदगी में बस अच्छा ही करे। और शादी ब्याह का भी सही समय होता है, उस समय में हो जानी चाहिए, वरना बाद में बहुत दिक्कत आती रहती है। और मैं अब तेरी एक नहीं सुनने वाली हूँ, मैं तेरी शादी के लिए लड़कियाँ देख रही हूँ और तू भी मना नहीं करेगा। आई बात समझ में? रेखा के ऐसे कहने के बाद सुनील भी कुछ नहीं कर पाता और चुपचाप अपनी माँ की बात मान लेता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद रेखा पूनम नाम की अच्छी सी लड़की देखकर सुनील की शादी पूनम से करवा देती है। पूनम भी अब अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आकर पूनम सब कुछ अच्छे से संभालने लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रेखा खोया बना रही होती है, तभी बाकी का सारा काम खत्म करके पूनम वहाँ आती है और बोलती है, माँ जी, आप काफी देर से यहाँ बैठकर खोया बना रही हैं, थक गई होंगी। आप काफी ज्यादा काम करती हैं ना, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक मैं हूँ यहाँ। बहू, तू भी तो कब से घर का काम कर रही थी ना, तू भी तो फिर इस हिसाब से थक गई होगी, तो तू जा और थोड़ा आराम कर ले, मैं अपना काम संभाल लूंगी। अरे माँ जी, आप कैसी बातें करती हैं? अगर आप काम करेंगी तो मैं आराम कैसे कर लूंगी? और वैसे भी मुझे काम करने की आदत ही है, मुझे कोई परेशानी नहीं है काम करने से। बहू, जब से तू आई है ना इस घर में, तब से तो तू ही इस घर के सभी काम कर रही है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत तक नहीं पड़ती। तू ही है जो मेरी आदत बिगाड़ रही है। और अब एक जो काम करती हूँ मैं खोया बनाने का, तू वो भी अगर करने लग जाएगी तो मैं क्या करूँगी? हाँ तो माँ जी, आप खुद ही बताओ ना, घर में जब बहू है तो आप काम क्यों करेंगी? अरे आपको तो हुक्म करना चाहिए काम करने के लिए कि बहू तो ये काम कर दे और ये काम कर दे। अच्छा माँ जी, आप इन सब मामलों को छोड़िए, तो हम ये बात यहीं खत्म करते हैं। मैं खोया बना लूंगी, आप जाकर आराम कीजिए। अगर माँ जी मेरी बात नहीं मानोगे तो आपकी बहू को बुरा लगेगा, उसका दिल दुखेगा। अब क्या ही बोलूं मैं तुझे, तू अपने आगे मेरी तो चलने नहीं देगी। अच्छा चल ठीक है, तू बना ले खोया, मैं मना नहीं कर रही तुझे, लेकिन बहू तुझे भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है ना, हमारा पूरा शुद्ध खोया बनता है, इसलिए कम ही ग्राहक है, पर उन्हें काफी अच्छा लगता है। और मैं कुछ भी मिलावट की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ, तो तू भी ध्यान रखियो मेरी बातों का। कल सुबह तक ये सारा खोया देना है हमें। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना यहाँ पे, आप आराम करिए बस। रेखा आराम करने लग जाती है और पूनम खोया बनाती है। खोया बनाते बनाते पूनम से उसकी खुशबू बर्दाश्त नहीं होती है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। खोया तो वैसे भी मुझे काफी पसंद है, खा लूं क्या? खा ही लेती हूँ थोड़ा सा। वैसे भी माँ जी को कैसे ही पता चलेगा कि मैंने खोया खाया है। पूनम खोया खाती है तो उसे काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो आधे से ज्यादा खोया खुद ही खा जाती है। तभी वहाँ पूनम की सास आती है। बहू, बन गया खोया? जी माँ जी, ये रहा खोया। बहू, ये तो बहुत ही कम है, इतने सारे दूध का बस इतना सा खोया। अरे मैंने कहा था उन्हें कि आज 1 किलो खोया मिलेगा, फिर तूने इतना कम खोया कैसे बना दिया? बाकी का खोया कहाँ है? माँ जी, खोया तो दूध जलाकर ही बनाते हैं ना, और दूध जलाकर मैं बना ही रही थी तो काफी सारा दूध बिना बात में ही जल गया, बस इतना सही खोया बना। बहू, मेरा ये रोज रोज का काम है,
आज से पहले कभी भी इतना कम खोया नहीं बना है। माँ जी मैं सच बोल रही हूँ, इतना ही खोया बना है और मैं खोया क्या ही करूँगी, आप खुद ही बताओ ना। चल कोई बात नहीं बहू, अब जो हो गया वो हो गया। अब इस बारे में बात करके क्या ही हो जाएगा, आधे से ज्यादा पैसे उन्हें वापस देने पड़ेंगे। पूनम अपनी सास से बड़ी ही सफाई से झूठ बोल देती है और रेखा भी अपनी बहू की बातों में आ जाती है। लेकिन अब पूनम हर रोज ऐसे ही खोया खाने लगती है और जब भी रेखा बोलती कि खोया कम कैसे है, इसी तरह बहाने बना देती। एक दिन पूनम खोया बना रही थी और रेखा भी घर पर नहीं थी। आज तो भगवान जी मेरी ही तरफ है, आज तो माँ जी भी घर पर नहीं है और खोए के लिए दूध भी इतना सारा आया है। आज तो मैं खूब खोया खाऊंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चल पाएगा। पूनम बड़े ही मजे से खोया खाने लगती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ रेखा आ जाती है और अपनी बहू को ऐसे खोया खाते हुए देखकर उसको काफी गुस्सा आता है और वो अपनी बहू पूनम से गुस्से में बोलती है, बहू आराम से खोया खा, यहाँ तक कि खा खा कर पूरा खत्म ही कर दे और बाद में मुझसे बोल दियो कि सारा का सारा दूध जल गया है। यही तो तू अब तक मुझसे बोलती आ रही है ना। माँ जी आप यहाँ, वो भी इतनी जल्दी? बहू तुझे शर्म नहीं आई? अरे वैसे ही हम लोग अपना पेट काट काट कर जी रहे हैं और उसमें भी तू हमारी ही कमाई के साथ ऐसे करेगी। तूने अब तक इस बात के लिए इतनी बार झूठ भी कहा है। माँ जी वो ना मैं चख रही थी, अब बाहर किसी के लिए जा रहा है तो ऐसे ही चला थोड़ी ना जाएगा, अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो इसलिए बस मैं चख रही थी कि अच्छा बना है या नहीं। बहू अब तो झूठ मत बोल, अब तो तू रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं देख रही थी तुझे, तूने आधी से ज्यादा बार खोया खाया है और इस वजह से ही खोया इतना कम बचा है। और अब भी तू झूठ ही बोल रही है कि तू चख रही है। कम से कम अब तो सच बोल दे कि हाँ माँ जी मैं खा रही हूँ। हाँ माँ जी खाया है मैंने खोया। बहू तुझे मैंने अपनी बेटी की तरह माना है और तू मुझसे ही झूठ बोल रही थी अब तक। तुझे सच में शर्म नहीं आई होगी ना खुद पर कि आखिर कर क्या रही हूँ मैं। रेखा अब अपनी सास के कहने पर कुछ दिनों तक खोया नहीं खाती है और कुछ दिनों बाद वापस से उसकी यही आदत लग जाती है। कुछ दिनों बाद पूनम ने खोया खा लिया होता है और बाद में खोया बढ़ाने के लिए उसमें भूरा मिला दिया जाता है। रेखा भी वो खोया अपनी पड़ोसन रमा के घर बेच देती है। कुछ देर बाद रमा गुस्से में आती है और उनके घर खोया रखते हुए कहती है, दिखा दिया ना रेखा तूने भी कि ईमानदारी से काम तू कर नहीं सकती। अरे खोया में भी अब तू मिलावट करने लग गई, शर्म नहीं आई क्या तुझे? मिलावट? अरे ये क्या बोल रही हो रमा बहन, गरीब जरूर है लेकिन बीमार नहीं है हम। अच्छा तो ये खोया तू खुद खा के देख कैसा है। रमा काफी खरी खोटी सुनाती है और रेखा से अपने पैसे भी पूरे लेकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की इतनी बेइज्जती देखकर पूनम को काफी बुरा लगता है। माँ जी मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने पहले खोया खाया और फिर आपको पता ना चले इसलिए इसमें मिलावट कर दी। पूनम अब सब कुछ बता देती है और फिर बाद में कभी खोया नहीं खाती। कोमल नहा धोकर अपने कमरे से बाहर निकलती है, तभी उसकी माँ उसके पास आकर उससे कहती है, अरे कोमल, तू अब नहा कर निकली है? जल्दी से तैयार हो जा, तुझे देखने वाले आ रहे हैं। तो क्या हुआ माँ, वो कौन सा भी शादी करने आ रहे हैं, देखने ही तो आ रहे हैं ना। थोड़ी सी देर लगेगी बस तैयार होने में, 5 मिनट रुक जाओ आप। ठीक है फिर जल्दी से तैयार हो जा, वरना तेरे पापा घर को सर पर उठा लेंगे। इतना कहकर वो किचन में चली जाती है और कोमल अपने कमरे के आईने के सामने बैठकर खुद को संवारने लगती है। ऐसे ही कुछ देर बाद कोमल के घर पर लड़के वाले दस्तक देते हैं। नितिन अपनी माँ शांता के साथ कोमल के घर में आता है और जिसके बाद नितिन और शांता को देखकर राधा कहती है, आइए आइए शांता बहन जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सब ठीक रहा ना रास्ते में? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में। अरे नितिन बेटा, चलो अंदर बैठो, मैं बस अभी कोमल को बुला कर लाती हूँ। अब कुछ देर में राधा कोमल के कमरे में जाती है। अरे कोमल, अभी तक तेरा साज श्रृंगार नहीं हुआ क्या? नीचे तुझे देखने वाले आ गए हैं, जल्दी बाहर चल। हाँ माँ, बस हो गई तैयार, अभी आती हूँ नीचे, आप चलिए। इतना कहकर राधा नीचे शांता के पास आती है और उसके पीछे पीछे कोमल भी आती है। कोमल सर पर पल्लू लटकाए एक संस्कारी लड़की की तरह नजर आ रही थी, जिसे देखकर नितिन उसे देखता रह जाता है और शांता कहती है, अरे वाह राधा बहन, आपकी बेटी तो सच में बहुत सुंदर है। जितनी तारीफ सुनी थी उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लगती है आपकी बेटी कोमल। अजी हो भी क्यों ना,
आखिर इतने नाजों से जो पाला है हमने अपनी कोमल को। और वैसे भी आपका बेटा नितिन भी कुछ कम नहीं है। लड़का वकील है, देखने में सुंदर है, और क्या ही चाहिए हमें। अरे वो तो किस्मत की बात है। हमारे बेटे को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था और जब वो बड़ा हुआ तो उसने ठान ही लिया कि वो एक वकील बनना चाहता है और आज वो अपने हुनर से कई लोगों को इंसाफ दिला चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा दामाद एक वकील बनेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। ऐसे ही कुछ देर दोनों परिवार के बीच बातचीत होती है और दोनों की सलाह और मंजूरी के साथ कोमल और नितिन की शादी पक्की हो जाती है। कुछ समय बाद कोमल और नितिन की शादी का वक्त भी पास आ जाता है और फाइनली एक दिन दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी की पहली रात जब कोमल नितिन के कमरे में बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी, तभी नितिन का कॉल आता है और वो कोमल से कहता है, हेलो कोमल, यार सॉरी यार, एक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना और आराम से सो जाओ प्लीज यार, सॉरी। लेकिन सुनिए जी। इतना कहने के बाद नितिन कॉल काट देता है और कोमल भी नितिन की परेशानी को समझते हुए कुछ नहीं कहती और वो सो जाती है। अगली सुबह वो जल्दी से उठकर नहा धोकर किचन में जाती है और सारा काम करती है। तभी वहाँ पर उसकी सास शांता आ जाती है और उससे कहती है, बहू उठ गई तो रात को अच्छे से नींद तो आई ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं माँ जी, सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, बहुत अच्छी नींद आई। लेकिन बहू नितिन कहाँ है? वो अभी तक नहीं उठा। रोज तो जल्दी उठ जाता था, आज उसे काम पर नहीं जाना क्या? वो माँ जी, रात को उनका कॉल आया था कि उन्हें काम की वजह से बाहर ही रहना पड़ेगा, इसलिए वो रात को घर आए ही नहीं थे। हे भगवान, अब मैं इस लड़के का क्या करूं? माना कि काम जरूरी है, लेकिन कम से कम अपनी शादी की रात तो घर से बाहर न जाता। कोई बात नहीं माँ जी, काम भी तो जरूरी है। इतना कहकर कोमल अपने काम में लग जाती है और कुछ देर बाद वहाँ पर नितिन आता है, जो कि अपना सर पकड़कर एक सोफे पर बैठ जाता है और उसे देखकर शांता कहती है, अरे बेटा, तुझे क्या हुआ ऐसे जो सर पकड़कर बैठा है? ज्यादा काम कर लिया क्या रात में? नहीं माँ, वो मेरे दोस्तों ने मुझे रात को काम के बहाने बाहर बुला लिया और बहुत सारी शराब पिला दी। अब मैं उन्हें मना नहीं कर पाया और अब मेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो ऐसा कर, अपने कमरे में जाकर आराम कर और मैं बहू को नींबू पानी लाने के लिए कहती हूँ। ठीक है माँ, मैं कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। तभी नितिन अपने कमरे में आराम करने जाता है और शांता कोमल को नींबू पानी ले जाने के लिए कहती है। कोमल जब नींबू पानी लेकर नितिन के पास जाती है तो नितिन नींबू पानी पीता है। नींबू पानी में नमक थोड़ा सा ज्यादा था। नितिन नींबू पानी के ग्लास को फर्श पर फेंक कर गुस्से में कोमल से कहता है, ये क्या है कोमल, तुम्हें नींबू पानी भी नहीं बनाने आता? अरे कितना नमक है इसमें, नमक की जगह जहर तो नहीं मिला दिया? मारना चाहती हो मुझे? मेरी जान लेना चाहती हो ना तुम? नहीं जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? कल ही तो हमारी शादी हुई है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या पता तुम मुझे यहाँ मारने के इरादे से ही आई हो? अरे नींबू पानी में नमक की जगह जहर मिलाकर मेरी जान लेना चाहती हो ना? या तुम्हारा कहीं किसी से अफेयर चल रहा है? ये बताओ क्या बात है? नितिन जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं और भला आपकी जान क्यों लेना चाहूंगी मैं? अरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अभी तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा, निकल जाओ इस कमरे से। नितिन की बात सुनकर कोमल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नितिन को हो क्या गया है। आखिर कल ही तो इनकी शादी हुई थी, फिर वो इस तरह से क्यों कोमल से बात कर रहा था। कोमल चुपचाप उस कमरे से बाहर आ जाती है। कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन नितिन कोमल से कहता है, सुनो कोमल, आज मेरे बॉस का जन्मदिन है तो शाम को तैयार रहना, हमें साथ में पार्टी में जाना है, ठीक है? जी ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। और जरा ध्यान से, 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए वरना मैं यहाँ तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। नितिन की बात मानकर कोमल जल्दी से अपना सारा काम निपटाकर शाम की पार्टी के लिए तैयार हो जाती है। कुछ देर में नितिन और कोमल दोनों ही पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहाँ और भी बहुत सारे वकील मौजूद थे और उनकी पत्नियां भी। उन्हीं में से एक नितिन के बॉस की पत्नी नितिन से कहती है, अरे नितिन, ये तुम्हारी बीबी है? क्या नाम था इसका? शायद कोमल। जी हाँ मैडम, आपने सही कहा, मैं ही हूँ इनकी पत्नी कोमल। अरे वाह, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। मैंने सुना है कि नितिन तुमसे बहुत प्यार करता है और एक मेरा पति है जिन्हें अपने काम से फुर्सत ही नहीं, पूरा दिन कोर्ट में चक्कर लगाते रहते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं चलता।
जी मैं ऐसा नहीं करता। मुझे पता है कि बीवी को समय देना भी जरूरी है, और वैसे भी मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, तो इसे टाइम देना भी जरूरी है। क्यों कोमल, सही कहा ना मैंने? हाँ, सही कहा इन्होंने। कोमल को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कभी नितिन कोमल से गुस्से में पेश आता तो कभी बहुत प्यार से। इसी सोच में वो डूबी थी। तभी नितिन कोमल के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और गलती से कोमल के हाथों वो ड्रिंक नितिन के जूते पर गिर जाती है। उस वक्त नितिन कुछ नहीं कहता और जब दोनों पार्टी से घर आते हैं तो नितिन घर आते ही कोमल को एक जोर का चाटा मारते हुए कहता है, अरे तुझे पता भी है कितने महंगे जूते हैं ये? तेरे बाप का पूरा घर जाएगा इसमें, और तूने ये खराब कर दिए। अब इसकी सजा तुझे मिलेगी। लेकिन मैंने ये जानकर नहीं किया, सच में मुझसे गलती से हुआ था। हाँ हाँ, अगली बार गलती का मौका ही नहीं मिलेगा ना, क्योंकि इस बार सजा ही ऐसी दूंगा। इतना कहकर नितिन अपनी बेल्ट निकालकर कोमल की उससे पिटाई करता है। कोमल पर हो रहे अत्याचार की आवाज उसकी सास को भी आ रही थी, लेकिन वो खुद से कहती है, मुझे लगा था शादी के बाद मेरा बेटा सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कहीं मैंने अपने बेटे को सुधारने के चक्कर में इस बेचारी की जिंदगी तो खराब नहीं कर दी। अब कोमल समझ चुकी थी कि उसका वकील पति जो दूसरी अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाता है, वो खुद अपनी ही पत्नी पर अत्याचार करता है। वो एक साइको है। कोमल उससे बचने के लिए अपने मायके जाती है और अपने माता पिता को सब सच बताती है, जिसके बाद उसके घर वाले नितिन के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं और कोमल पर उसके वकील पति ने जो जो अत्याचार किए थे उसकी उसे सजा मिलती है और कोमल अपने दुखों से उभरने की कोशिश करती है। ये कहानी है बलजीत की, जो अपनी माँ के साथ रहा करता था। बलजीत की माँ विधवा थी। बलजीत की माँ कमला बलजीत की शादी मनीषा नाम की एक लड़की से करवा देती है, लेकिन बलजीत नेहा से प्यार करता था और इस बारे में कमला को नहीं पता था और अपनी माँ की खुशी के लिए बलजीत ने मनीषा से शादी कर ली। ऐसे ही समय बीतता है और बलजीत रोज नेहा से मिला करता। ऐसे ही एक दिन नेहा बलजीत से कहती है, बलजीत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं कब तक तुमसे ऐसे ही मिलती रहूंगी। मुझे भी अब तुमसे शादी करनी है। तुमने सब कुछ जानने के बाद भी उस लड़की से शादी कर ली। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम उसके साथ एक ही छत के नीचे रहो। मैं अपनी खुशी से उसके साथ नहीं हूँ, मेरी मजबूरी है। तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है, और तुम्हें ये बात पता भी है कि घर से ज्यादा मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं कब तक तुम्हारी मजबूरियों में फंसी रहूं? मुझे अब तुमसे शादी करनी है, नहीं तो भूल जाओ मुझे और रहो अपनी बीवी के साथ, जैसे शादी की है वैसे ही। नेहा को अब बलजीत से शादी करनी थी, लेकिन बलजीत भी मजबूर था, पर वो नेहा से प्यार भी बहुत करता था। समय यूं ही बीतता है और बलजीत देर रात अपने घर आता है। बलजीत ने शराब पी रखी होती है, जिसकी वजह से वो ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा था। मनीषा बलजीत को ऐसे देखकर उसके हाथों को अपने कंधे पर रखती है और उसको अंदर कमरे में ले जाती है। कमला ये सब चुपचाप देख रही होती है और ये सब देखकर वो भी अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह मनीषा रसोई में खाना बनाकर सबके लिए लेकर आती है। बलजीत खाना खा रहा होता है, तभी कमला बलजीत से कहती है, ये सब क्या है बलजीत? कल रात तू कहाँ था और तूने शराब भी पीनी शुरू कर दी? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? आज तक तेरे पिता ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया और तू शराब पीकर घर आया है। ठीक तरह से चल तक नहीं पा रहा है तू। मैंने देखा कैसे बहू तुझे अपने कंधे पर उठाकर कमरे तक ले जा रही थी। माँ, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया था, जिसने मुझे जबरदस्ती शराब पिला दी। मैं आगे से इन सब चीजों का ख्याल रखूंगा। इतना कहकर बलजीत बैग लेकर ऑफिस चले जाता है। मनीषा रसोई में रसोई की सफाई कर रही होती है। तभी कमला मनीषा के पास जाकर उससे बोलती है, बहू देख, मुझे पता है तुझे कल रात बलजीत की हरकत को देखकर बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन मैंने उसे समझाया है, अब वो ऐसा नहीं करेगा। माँ जी कोई बात नहीं, उनको संभालना मेरा काम है, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और आपने समझाया है उन्हें, तो अब वो नहीं पियेंगे। और उन्होंने कहा तो कि दोस्तों की पार्टी में दोस्तों ने जबरदस्ती की थी। अपनी बहू की बात सुनकर कमला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और बलजीत फिर से नेहा से अपने ऑफिस के पीछे वाले पार्क में मिलता है। नेहा बलजीत से बोलती है, तुमने कुछ सोचा हमारी शादी के बारे में या आज फिर कोई बहाना देने वाले हो मुझे?
मुझे पता है, वैसे भी तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, कोई प्यार नहीं करते तुम मुझसे। नेहा, तुमको क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अरे मनीषा को क्या बोलूंगा मैं और माँ को क्या जवाब दूंगा? अभी तो हमारा डाइवोर्स भी नहीं हुआ। अरे कम से कम मुझे डाइवोर्स लेने तक का समय तो दो। नेहा बलजीत की एक नहीं सुनती और वो उसको बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती है। बलजीत अब थक चुका था रोज रोज नेहा के कलेश से। बलजीत नेहा का हाथ पकड़ता है और पास के ही मंदिर में ले जाकर उससे शादी कर लेता है और उसको अपने घर लेकर जाता है। कमला ये सब देखकर बलजीत से बोलती है, ये सब क्या है? तुमने दूसरी शादी कर ली? आखिर तू भी तेरे बाप की ही तरह गंदा खून ही निकला। जैसे 25 साल पहले तेरा बाप मुझे दूसरी औरत के लिए छोड़कर गया, वही नीच हरकत तूने भी आखिर कर ही दी। कमी क्या रह गई थी मेरी परवरिश में जो तूने ये सब किया? तुझे क्या लगता है मैं तुझे माफ कर दूंगी? जैसे तेरा बाप मेरे लिए मर गया था ना, वैसे ही आज से तू भी मेरे लिए मर गया। चला जा यहाँ से, चला जा तू यहाँ से, मेरे घर से। कमला मनीषा के पास जाती है और अपने हाथों से उसके माथे का सिंदूर पोंछ देती है और उससे बोलती है, मर गया आज से तेरा पति, आज से तू भी विधवा है और ना ही मेरी कोई संतान है। मनीषा रोने लगती है। नेहा और बलजीत दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोलते और बिना बोले वो दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। मनीषा रोती हुई अपनी सास कमला से कहती है, माँ जी ये चूड़ियाँ तो रहने दीजिए ना, इसे मत उतारिए ना माँ जी। मैं ये लाल चूड़ियाँ पहनना चाहती हूँ। सिंदूर, ये लाल साड़ी तो त्याग ही रही हूँ ना माँ जी। क्या करेगी ऐसे पति का जो जीते जी तेरा हुआ ही नहीं? उसे तो मर ही जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर तुझे ये लाल चूड़ियाँ पहननी है तो पहन, लेकिन तू विधवा है, तेरा पति मर गया है, इस बात को मत भूलियो। ऐसे ही समय बीतता है और अगली सुबह मनीषा एक सफेद साड़ी पहनकर और हाथों में लाल चूड़ियां पहनकर रसोई में काम कर रही होती है और इधर उसकी सास टीवी पर समाचार देख रही होती है। तभी कमला के घर कमला की पड़ोसन विमला आती है और कमला से कहती है, अरे बिमला, तू अचानक यहाँ? क्यों नहीं आ सकती क्या? अब यहाँ आने के लिए मुझे भी किसी से पूछना पड़ेगा क्या? अरे नहीं बिमला, ऐसी बात नहीं है। बैठ, मैं अभी बहू को बुलाती हूँ, 2 कप चाय बना लेगी। कमला आवाज देते हुए अपनी बहू से कहती है, बहू, अरे बहू कहाँ है? जरा 2 कप चाय बना ला, बिमला आई हुई है। जी माँ जी, अभी लेकर आई। कुछ ही देर बाद मनीषा अपनी सास कमला और पड़ोसन विमला के लिए चाय बनाकर लाती है और उनको दे देती है। विमला जैसे ही मनीषा को सफेद साड़ी में देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो बीच में बोल पड़ती है, अरे ये सफेद साड़ी, इतनी बड़ी बात हो गई कमला, तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अरे अब तो बता, बलजीत के साथ क्या हुआ? अभी तो इन दोनों की शादी के ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे और ये दिन भी आगे बेचारी के। हाँ, मर गया मेरा बेटा और मेरी बहू विधवा हो गई। लेकिन तेरी बहू ने ये सफेद साड़ी के साथ ये लाल चूड़ा क्यों पहना है? विधवा है तो इसको पूरी तरह से विधवा की तरह रहना चाहिए ना? मनीषा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कमला विमला को बलजीत की हुई हरकत के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुनकर विमला कमला से कहती है, अरे मुझे माफ कर दे कमला, मैंने बिना कुछ सोचे समझे इतना कुछ बोल दिया, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं विमला, जब किस्मत ही खराब हो किसी औरत की तो इसमें क्या ही कर सकते हैं। अब पता नहीं क्या कमी रह गई थी जो मेरा बेटा ऐसा निकला। कुछ देर बाद विमला वहाँ से चली जाती है और अब सभी लोग मनीषा को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। ऐसे ही एक दिन मनीषा और उसकी सास कमला बाजार से आ रहे होते हैं। तभी मोहल्ले के कुछ औरतें मनीषा को देखकर मनीषा को कहती है, अरे देखो कैसी बेशर्म औरत है, पति के मर जाने के बाद भी इसके तो शौक ही खत्म नहीं हो रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म कर, कैसे लाल चूड़ी पहन के घूम रही है। जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो 1 मिनट नहीं लूंगी तेरी लंबी जुबान खींच के फेंक देने में। तू होती कौन है ये सब बोलने वाली? कमला अपनी बहू को लेकर अपने घर में आ जाती है। मनीषा अब इन सब चीजों से बहुत थक गई थी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मनीषा अपनी वो लाल चूड़ियां भी उतार के फेंक रही होती है। तभी कमला वहाँ आ जाती है और मनीषा से कहती है, क्या हुआ बहू, तो इन चूड़ियों को आज निकाल कर फेंक क्यों रही है? नहीं माँ जी, आपने ठीक ही कहा था, जो मेरा है ही नहीं, जो मेरे लिए मर गया है, आखिर मैं क्यों उसके नाम की ये चूड़ियाँ पहनूं?
आज से मैं भी आपकी तरह विधवा हूँ और ऐसे ही रहूंगी जैसे एक विधवा को रहना चाहिए। मनीषा की बात सुनकर कमला को बहुत दुख होता है और अब वो अपनी बहू को ऐसे नहीं देखना चाहती थी। तभी वो अपनी बहू से कहती है, देख बहू, बहुत हो गया, अब तो ऐसे नहीं रहेगी। जो भी तेरे साथ हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है और जो जिंदगी मैंने जी है वो तुझे नहीं जीने दूंगी। कुछ ही दिन में मैं तेरी शादी किसी दूसरे लड़के से करवा दूंगी ताकि तू अपनी जिंदगी में खुशी खुशी जिए। कुछ समय के बाद कमला अपनी बहू मनीषा की शादी विशाल नाम के एक लड़के से करवा देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।